हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हाल ही के चुनावों को लेकर। चुनावों का विश्लेषण से हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो ये है कि जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ में लड़ना तय नहीं करेगी, सुनिश्चित नहीं करेगी, मन नहीं बनाएगी, एक पॉलिसी लेवल का डिसीजन नहीं करेगी, तब तक इस तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। मैं डॉक्टर सलीम खान जी के पास चलूंगा। आपने अभी झारखंड का विश्लेषण सुना। मैं चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र का जो विश्लेषण है महाविकास अघाड़ी के बारे में वैसा ही सुनने मिलता है जैसा हम लोग हरियाणा गए थे तो वहां सुनने मिल रहा था कि एकदम स्वीप कर रही है। मतलब लोग जो है 50 तो कोई आ ही नहीं रहा था, एक भी व्यक्ति जो वहां बाहर से जा रहा था हरियाणा के अंदर, और वो मतलब 60 के ऊपर ही ऊपर बात कर रहा था। कुछ लोग तो जो है जिस दिन चुनाव हो रहा था उसके एक दिन पहले 70 तक पहुंच गए थे। ऐसी स्थिति चल रही थी। ऐसे ही महाराष्ट्र से जो भी लौट के आता है वो महाविकास अघाड़ी की बात करता है। अब सवाल ये है कि वहां पर ये जो हरियाणा का चुनाव का नतीजा है इसका क्या असर पड़ेगा, तो आप इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? पर महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी और गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते हैं। हम गठबंधन में हैं महाराष्ट्र में, उस गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम कुछ नहीं कहेंगे हमारे गठबंधन के साथी दलों के बारे में। महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगर हम परिस्थिति देखें तो ये काफी मतलब इसकी तकदीर जो है वो काफी उरूज पे आप ये कह सकते हैं। जब पिछला असेंबली का चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो है वो चौथे नंबर पे थी, सबसे ऊपर बीजेपी थी, उसके बाद शिवसेना थी, उसके साथ ही तकरीबन 1-2 सीट के फर्क के साथ एनसीपी थी और ये चौथे नंबर पे थी। तो मतलब है कि आप समझ लीजिए कि वर्णाश्रम में चौथे नंबर पे जो होता है उसका क्या हाल होता है, वही हाल कांग्रेस का था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 2.5 साल के बाद एनसीपी टूट गई और शिवसेना भी टूट गई। तो एकदम अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस का अपोजिशन लीडर हो गया, जिसकी कि कांग्रेसियों ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। नंबर 2 पे आ गई वो पार्टी और उसके लिए उन्होंने कोई कोशिश और मेहनत नहीं की। दूसरे बीजेपी ने मेहनत की, उन दोनों को तोड़ा और ये 2 नंबर पे आ गए। अब आप ये देखिए कि पार्लियामेंट का जब इलेक्शन आया लोकसभा का, तो उसमें भी कांग्रेस को सिर्फ 17 जगह लड़ने का मौका मिला। बड़ा सबसे ज्यादा सीट जो है वो शिवसेना को दी गई और एनसीपी बेचारी उसको 10 ही सीट पे लड़ने के लिए मिला। लेकिन जो चुनाव के नतीजे आए वो बहुत दिलचस्प थे। कांग्रेस जो है वो 13 जगह जीत गई और एक जो इंडिपेंडेंट जीता वो भी जो है वो कांग्रेसी था। वसंतराव दादा पाटिल का बेटा तो वापस कांग्रेस में आ गया। तो अभी परिस्थिति ये है कि कांग्रेस के 14 एमपी हैं और जो शिवसेना थी वो बेचारी 9 पे पहुंच गई और वो तो 10 ही पे लड़ी थी एनसीपी, तो उसने 8 जीता दिया। 80% का उसका जो स्ट्राइक रेट है उसके बावजूद उसके 8। तो अगर कागज पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में और काफी बड़ी दूसरों से एमवीए में वो कांग्रेस है। तो डेफिनेटली कांग्रेस वालों के तो अरमान जाग गए हैं, बहुत ज्यादा वो लोग एम्बिशियस हो गए हैं और वो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा असेंबली की सीटें उनको मिले उनके हिसाब से।
लेकिन पिछली असेंबली में वो चौथे नंबर पे थे, ये भी एक सच्चाई है। तो ये अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन है जो महाराष्ट्र में पैदा हो गई है। मैं एक साहब से पूछा कि भई आखिर अ, शिंदे के इतने लोग क्यों जीत गए और यूबीटी जिसके बारे में हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा सीटें जीतेगी, तो वो क्यों नहीं जीती? उन्होंने बताया कि इसका सिंपल वजह ये है कि शिवसेना के वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुए, लेकिन कांग्रेस के वोट शिवसेना को ट्रांसफ़र नहीं। तो ये एक सीरियस बात है जो कि लोग सोच रहे हैं। अब जो पहले बात आई कि कांग्रेस को बार-बार ये सबक मिला है, मध्य प्रदेश में भी मिला और यहाँ भी हरियाणा में भी मिला कि अगर उसने अपने साथियों की तरफ तवज्जो नहीं दी या उनका मान-सम्मान नहीं किया, तो उसको जो है वो झटका लगता है। लेकिन कांग्रेस इससे सबक सीख सकेगी या नहीं सीख सकेगी, इसकी संभावना कम है। उसकी वजह जो मैंने समझा है वो ये है कि अ, ये जो लोग गठबंधन बना रहे हैं, ये कोई मैरिज ऑफ चॉइस नहीं है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, मजबूरी की शादी है। इनमें से कोई भी चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, वो दूसरे को अपनी सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता और इसकी मिसालें हमारे सामने आई हैं। अ, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने पंजाब में सारी सीटें पहले डिक्लेयर कर दी थी। एनडीए में होने के बावजूद इंडिया में होने के बावजूद। ममता ने जो है वो बंगाल में यही किया था। तो जहाँ पे जिसको मौका मिलता है, वो जो है वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है, जहाँ मजबूर होता है, तो वो दूसरों के साथ जाता है। तो ये है बहुत सीरियस स्वार्थी अप्रोच जो कि आजकल की जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके अंदर वो हो गया है। और मैं आपको बताऊँ ताज्जुब की बात ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा हम लोग आइडियोलॉजिकल पार्टी समझते हैं, जैसे कम्युनिस्ट, मैं खुद बंगाल गया था चुनाव से पहले, तो वो बता रहे थे कि कम्युनिस्टों ने ये तय किया है कि पहले राम फिर बाम। यानी ये कि ममता को पहले हराना ज़रूरी है, चाहे बीजेपी आ जाए और उसके बाद जब बीजेपी आएगी तो हम उसको हरा लेंगे। सेम टू सेम सिचुएशन आप केरला में जाइए। केरला में सीपीएम की सरकार है और वो जो है बिल्कुल बीजेपी की तरह, यानी आप समझ लीजिए ना तो करप्शन में कोई फ़र्क है और ना कम्युनल पॉलिटिक्स में कोई फ़र्क है। इसलिए कि वो वहाँ पर 2 गठबंधन है, तो जिस गठबंधन में भी कांग्रेस है उसकी मुखालिफ ये है और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग है, तो इनको जो है वो क जी, इसके जी, साथ ईसाइयों के साथ। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब वो ये है कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन जी, करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, ये उस एक्सपेक्टेशन पे कभी पूरी होगी नहीं। हाँ, इनकी मजबूरी रहेगी, इनको जूते पड़ेंगे, तो शायद इनकी अकड़ ठिकाने रहे, वरना अगर इनको जीत मिल गई, तो इनके दिमाग में हवा भर जाती है और ये हवा में उड़ने लगते हैं और अपना नुकसान करने लगते हैं। मैं तो यही देखता हूँ।